नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस ने अब जमीन पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2024 के आम चुनाव के लिए 8 सदस्यों वाले राजनीतिक मामलों की समिति और टास्क फोर्स का गठन किया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इन समितियों में G23 के असंतुष्ट नेताओं को भी जगह दी गई है। एक रिपोर्ट देखें। कांग्रेस समझ गई है कि वजूद की लड़ाई उसे अब जमीन पर उतरकर लड़नी पड़ेगी। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में ये बात आला कमान को साफ समझ में आ गई। लिहाजा अब 3 तरह की समितियों का गठन किया गया है। राजनीतिक मामलों को लेकर बनाई कमेटी में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह समेत 8 सदस्य रखे गए हैं। इस कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह को शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस कमेटी में भी आला कमान के वफादार बहुमत में दिखाई देते हैं। वहीं असंतुष्ट नेताओं में से सिर्फ गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को जगह मिल पाई है। बहरहाल इस कमेटी में दिग्विजय सिंह के नाम से पार्टी में उनके बढ़ते कद से जोड़कर देखा जा सकता है। जो टास्क फोर्स 2024 का गठन किया है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमने ये निर्णय लिया है कि ये टास्क फोर्स 2024 हर 48 से 72 घंटे में मिलेगा और ज़रूरत पड़ी तो कई दिन इकट्ठे चर्चा करेगा। बाकायदा उन सारे मुद्दों पर जिसके लिए अधिकृत किया गया है, इस पर एक बाकायदा ब्लूप्रिंट हम तैयार कर कांग्रेस अध्यक्षा जी राहुल गांधी जी उनके समक्ष रखेंगे, कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष रखेंगे, ताकि इस पर त्वरित तौर से यानी तेजी से कार्यवाही हो पाए। वहीं अगले आम चुनाव के लिए बनाई 8 सदस्यों वाली टास्क फोर्स में प्रियंका गांधी को शामिल किया गया है। इस समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के अलावा जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुनील कनुगोलू को जगह मिली है। जाहिर है कि यहाँ भी G23 के चुनिंदा नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन समिति की कमान घूम फिरकर गांधी परिवार के हाथों में ही है। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में इन कमेटियों के जल्द गठन का ऐलान किया था और कहा था कि ये टास्क फोर्स संगठन में आंतरिक सुधारों को लागू करेगी। चिंतन शिविर in this historic city with such a glorious heritage has as its theme Nav Sankalp. It gives us an opportunity to discuss amongst ourselves the numerous challenges that the country is facing as a result of the policies of the BJP and of the RSS and its affiliates. वहीं 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की योजना के लिए बनाई गई तालमेल कमेटी में दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर, रवनीत सिंह बिट्टू, केजे जॉर्ज, ज्योतिष मनी, प्रद्युत बोरदोलोई, जीतू पटवारी और सलीम अहमद को रखा गया है। बहरहाल इस कमेटी में G23 समूह में शशि थरूर को शामिल कर पार्टी के भीतर असंतुष्टों को कमजोर करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इन समितियों से साफ है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के अलावा अब केंद्रीय भूमिका दी गई है। ये भी समझा जा रहा है कि हाल में राज्यसभा में होने वाले चुनाव में प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़, राजस्थान या कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राज्यसभा सदस्य बनने पर प्रियंका की संसदीय राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। संगठन चुनाव से पहले इन बदलावों को गांधी परिवार की संगठन पर पकड़ मजबूत करने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं परिवार के प्रति निष्ठा रखने वाले केसी वेणुगोपाल को तो दोनों समितियों में रखा गया है। सोनिया गांधी ने एक सलाहकार समिति के गठन का भी ऐलान किया था, जिसे फैसले लेने का हक तो नहीं होगा, लेकिन उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाएगा। It is also an occasion to deliberate on the many tasks ahead of us. So it is both a chintan about national issues and a meaningful Atma Chintan about our party organization. I am well aware that many of our colleagues wanted to be here with us,
but we had to limit participation for a variety of reasons. But I'm sure they will understand. ये देखना दिलचस्प होगा कि किन घाघ कांग्रेसी नेताओं को इस समिति में जगह दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने भी एक ऐसी ही मार्गदर्शक मंडल का गठन कर बूढ़े नेताओं को सत्ता की दावेदारी से बेदखल कर दिया था। हालांकि इन नेताओं ने दबाव बनाकर चुनाव लड़ने की उम्र सीमा संबंधी फैसले को संगठन चुनाव के बाद के लिए टलवा दिया है। बहरहाल इन समितियों में घूम फिरकर वही नेता हैं जो कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं और चंद युवा नेताओं के अलावा किसी को जगह नहीं मिल पाई है। वहीं सचिन पायलट को भारत जोड़ो यात्रा की कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल तो किया गया है, लेकिन ये सभी जानते हैं राजस्थान में अगर जल्द सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो पार्टी टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उदयपुर के चिंतन शिविर में विचार मंथन से कुछ भी अमृत जैसा नहीं निकला। ऐसे में बनाई गई ये समितियां कितना गुल खिला पाएंगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो कांग्रेस की आज बात होगी लोकतंत्र में, क्योंकि कांग्रेस ने अब जमीन पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है और इसीलिए तमाम कमेटियों का गठन किया गया है। लेकिन ये कैसे काम करेगी, किन किन को जगह दी गई है और क्या इसके मायने हैं, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के लीडर हैं। डॉक्टर कृपा शंकर जी चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपके पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले रत्नाकर जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, ये जो कमेटियां बनाई गई है, क्या 2024 से पहले इन कमेटियों का गठन करना एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगी या एक हथियार के तौर पर ये काम कर पाएगी क्या कमेटियां? कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, जब उस पार्टी में कहीं उस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए, अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए आने वाले चुनाव में तो इस तरह का कार्यक्रम जो करती रहती हैं पार्टियां। तो कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह का जो नवचंदन संकल्प शिविर इन्होंने किया है अभी, और जिस तरह से वहाँ पे समितियां बनाई गई, 6 समितियां बनाई गई, उसमें बहुत सारे सदस्य बनाए गए, सारे मुद्दों पे चर्चा किया गया, आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, चाहे किसान के मुद्दे हो, महिला के मुद्दे हो, सारे मुद्दों पे जो समिति बनाई गई उस पर चर्चा किया गया। उसका एक आउटकम आया तो उस पर काम करना नितांत आवश्यक है। और उसी नहीं, आपने कहा भी कि इस तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं पार्टियां, तो यानी कि तमाम और कार्यक्रमों की तरह ही इस कार्यक्रम को भी लिया जाए, तमाम और कमेटियों की तरह ही इस कमेटी को भी लिया जाए, यानी कि इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाए, जैसे कि पहले की कमेटियों से ज्यादा उम्मीद नहीं की गई या पहले के कार्यक्रमों से ज्यादा उम्मीद नहीं की गई। ऐसे लेके ऐसे से ये कहना चाहते हैं क्या? नहीं, आप उसको गलत तरीके से नहीं, आप कैसे लें, बताइए ना। जी हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आप उसको गलत तरीके से परसीव मत करिए। कहने का मतलब ये है कि कोई पार्टियां जो होती हैं वो कार्यक्रम करती रहती हैं, और अभी हमारा कार्यक्रम भारत जोड़ो कार्यक्रम जो ये चालू हो गया है, इसमें हमने एक निर्णय लिया है नवचिंतन संकल्प शिविर में ही कि हम किस तरह से इस देश में पनप रही नफरती राजनीति को दरकिनार करके सारे समुदाय के लोगों को और सारे समाज के लोगों को एक साथ भारत जोड़ो अभियान के तहत, चाहे वह राजनीतिक हो चाहे वह गैर राजनीतिक हो, दोनों तरह के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम 3,500 किलोमीटर का जो पदयात्रा करेंगे, उसमें आप देखिएगा किस तरह से एक माहौल बनेगा पार्टी का। तो कार्यक्रम होते हैं, उसका परिणाम जो है कार्यक्रम होने के बाद आता है। अगर आपको लगता है कि यह भी बाकी कार्यक्रमों की तरह है तो आपने कहा सर, मैं इसलिए उसी को मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि आपने उस बात को कहा कि देखिए कार्यक्रम होते रहते हैं, इसलिए मैंने ये कोट किया कि क्या उसी तरह के कार्यक्रमों के साथ ही इसको भी जोड़ के देखा जाए, ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ है क्या? खैर, आपने उसको स्पष्ट किया, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि सर ये जो ग्रुप बनाया गया, 8 सदस्यीय पीएसी का जो ग्रुप बनाया गया है, इसके अंदर सर वही नेता जो पहले नेता रहे, उन्हीं नेताओं को जगह दी गई जो दिग्गज नेता कांग्रेस के माने जाते हैं। सर क्या नहीं लगता कि इनके अलावा क्या पार्टी के पास और नए चेहरे नहीं हैं, और ऐसा ये नेता आप क्या कमाल कर देंगे जिससे कि कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं? देखिए, कोई भी जब बड़ा टास्क होता है तो उसमें पार्टी के जो है
शीर्ष जो नेता होते हैं कहीं न कहीं जिम्मेदारी उनको ही दी जाती है और वो शीर्ष नेता जो है अपने राज्य के या अपने जो कनिष्ठ नेता हैं उनको जोड़ करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि 8 लोगों को जिम्मेदारी गई है, मतलब वही 8 लोग ही सिर्फ वो कार्यक्रम को ड्राइव करेंगे। उनके नीचे जो है वो तमाम नेता रहेंगे, राज्य के नेता रहेंगे। लेकिन नीति बनाना इनके हाथ में होगा क्या? बनाएंगे जी, प्लानिंग करनी इनके हाथ में होगी क्या? क्या इनके हाथ में होगा? ऐसा क्या, कैसे ये कमाल कर देंगे? सर थोड़ा समझना चाहती है जनता भी और हम भी समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो टीम बनाई गई है ये किस तरह से काम करेगी, कैसे कांग्रेस का जीर्णोद्धार होगा, कैसे पुनरुद्धार होगा? सर हम भी समझना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो कमेटियां बनाई गई हैं इन कमेटियों पे काम, जैसा कि अभी प्रियंका गांधी ने मीटिंग भी करना शुरू कर दिया, टास्क फोर्स की वो मेंबर हैं और लोगों को मतलब जो इसमें 8 सदस्य हैं उनको बुला करके और मीटिंग भी चालू हो गई है। किस तरह से हम जो है या भारत जोड़ो अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों तक इसको अपने मैसेज को जो है वो क्लियरली पहुंचाएंगे। और रही बात इसमें, देखिए यह जो समिति बनी है इसमें एक प्रोविजन किया गया है कि प्रत्येक मेंबर जो है उस समिति का वो 72 घंटे या 48 घंटे में एक बार मिलेगा और जो कार्यक्रम, जो रूटीन कार्यक्रम है, डेली बेसिस पे जो कार्यक्रम चलने वाले हैं उनकी समीक्षा करेगा और कहां पे उस ड्राइव को और तेज करने का काम किया जाएगा। ये सारी समितियां 72 घंटे या 2 या 3 दिन के अंतराल पे मिलना शुरू करेंगी और तय करेंगी कि आगे जो है इस कार्यक्रम को और कैसे ड्राइव किया जाए, लोगों को कैसे उस राज्य जहां से 10-12 राज्यों से ये पदयात्रा गुजरेगी तो वहां के राज्यों के लोगों को किस तरह से और जोड़ा जाए और उसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी वहाँ। ठीक है महेश जी, अब सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र भी रत्नाकर जी कर रहे थे, कह रहे हैं कमेटी तो अपना काम करेगी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का भी पर्दाफाश करने की कोशिश की जाएगी भारत जोड़ो आंदोलन के जरिए, और ये भी दिखाया जाएगा कि देखिए किस तरह से जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से आग लगाने की देश में कोशिश की जा रही है। और इस बात का जिक्र ही राहुल गांधी भी करते हैं जब उनका चिंतन शिविर होता है। ये कहते हैं कि देखिए आग लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस देश में की जा रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ये जो तमाम कमेटियां उस पर भी काम करेगी। आपने नेहा जी इनसे जो सवाल पूछा बहुत बुनियादी बात थी कि ये कमेटियां करेंगी क्या। सोनिया जी ने अपने जो संबोधन में या उद्बोधन में जो बात रखी उसमें 3 शब्द उन्होंने यूज किए, आत्मचिंतन, नवसंकल्प और आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉजी को काउंटर करना। यानी इनको कोई अगर डर है तो बीजेपी और आरएसएस से है। पहले ये तय कर ले, पहले ये तो बताएं कि बीजेपी और आरएसएस की क्या आइडियोलॉजी है जिसको ये काउंटर करने चले हैं। देश में संविधान लागू हो या सांप्रदायिकता, देश में ये कानून लागू कराना चाह रहे हैं या कुरान लागू कराना चाह रहे हैं, पहले ये स्पष्ट कर लें। दूसरी बात कि इनके यहाँ जो लोग जेल गए, बेल पे हैं, जो भ्रष्टाचार में हैं, पार्टी ये क्लियर करे, स्पष्ट करे कि जब तक उन पे आरोप मुक्त नहीं हो जाते हैं वो, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक वो किसी तरह से भी पार्टी के किसी भी गतिविधियों से अपने आप को अलग थलग रखेंगे। तो ऐसी चिंतन मनन आपको कहाँ दिखाई देती है। तीसरी बात कि भारत जोड़ो आंदोलन के लिए ये लोग निकल पड़े हैं। भारत कैसे आप जोड़ेंगे? एक तरफ आप कहीं किसी राज्य में कम्युनल पार्टियों से आपका गठजोड़ है, दूसरी तरफ आप कहीं जाति बिरादरी को लेकर जो है पीले पड़े हैं, तीसरी तरफ आपके कहीं जमानत जब्त है, कुछ है ही नहीं, कहीं जनाधार नाम की कोई चीज नहीं है। आपको कौन जन समर्थन देने जा रहा है? आपके पास कोई रीजन और विजन होना चाहिए इस देश में। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर, क्योंकि जो पार्टी देश पर इतने साल तक शासन करती है, आप कहते हैं जनाधारी नहीं है उसका, तो क्या जनाधार आप कहेंगे? यही आत्मविश्वास कोई मतलब नोटा से भी कम वोट जिसको मिल रहा हो विधानसभा में चुनाव में हालिए पश्चिम बंगाल देख के, जहां इससे अलग होके टीएमसी ने अपना जनाधार बनाया, आज वही टीएमसी जो है इनकी जमानत जब्त कर रही है। उसी टीएमसी में कांग्रेस के बड़े बड़े छत्र ज्वाइन कर रहे हैं और वहीं पे एक घटना ऐसी घटती है नेहा जी
कि अधीर रंजन जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हाई कोर्ट में जाके रीट फाइल किए हुए हैं और उस रीट का विरोध करने के लिए पी चिदम्बरम साहब जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का अगर ये स्वरूप बनाकर और पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की बात कही जा रही है, राष्ट्रवाद, विकासवाद बनाम जो है परिवारवाद और वंशवाद का ये नारा जो है, आप कहिए ना कि परिवारवाद और वंशवाद को मजबूत करने का जो ये आप लोगों ने ये चिंतन मनन किया है, उसको जो है किस हद तक आप लोग उतारेंगे जमीन पे, ये आपका सबसे बड़ा यक्ष सवाल है और इसको जनता कहीं ठीक है रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं पांडे जी का रुख करती हूं। ठीक है, ठीक एप्लीकेशन मिलेगा। रत्नाकर जी। जी देखिए नेहा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं, इनकी बातों से आपको कहीं नहीं लग रहा है कि ये अति आत्मविश्वास के शिकार हैं? कभी हम लोग भी 400 पार थे लोकसभा में, आज आप 300 पार हैं, तो इतना अति आत्मविश्वासी मत बनिए। ये जनता जो है ना, ये मुद्दों के आधार पे लड़ाई लड़ी जाती है, जमीनी लड़ाई लड़ी जाती है, और जब आप मुद्दा विहीन हो जाते हैं, जब आपको सिर्फ एक ही मुद्दा दिखता है, वो अभी नफरत की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, तो जनता को 300 से 30 करने में टाइम नहीं लगता है, ये आप भूलिए मत। दूसरी बात रही, ये कह रहे थे कि हम जो है परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो मैं बहुत तमाम उदाहरण गिना सकता हूं इनके पार्टी में जो परिवारवाद का जो है, उनकी पार्टी में नहीं, अपनी पार्टी की बात करिए ना सर। परिवारवाद की बात जब आती है तो आप बताइए ना कि अब इसको इन कमेटियों को देख लीजिए ना सर, इसमें प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी भी, चिंतन शिविर होता है, कहते हैं एक परिवार एक पार्टी, लेकिन जब गांधी परिवार का आता है तो सब नियम कायदे साइड हो जाते हैं, क्यों? देखिए नेहा जी, हमने नवचिंतन संकल्प शिविर में ये डिसाइड किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। दूसरे व्यक्ति को तभी टिकट मिलेगा उस परिवार के जब वो कम से कम 5 साल पार्टी के लिए समर्पित रहा हो, तभी उसको टिकट मिलेगा। ये है हमारा सिद्धांत, एक परिवार एक टिकट का। और देखिए, और हमने एक और नई चीज चालू किया है, एक व्यक्ति को एक ही पद मिलेगा। उसका उदाहरण देखिए, अभी हमारे मुंबई में जो नसीम खान थे, वो चेयरमैन थे मीडिया के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस तरह की ये चीजें हम लोग अपना संगठन के अंदर ला रहे हैं, वो सारी चीजें। ये क्यों नहीं करते हैं? ये परिवारवाद की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जितने परिवारवाद के लोग हैं इनकी पार्टियों में, ठीक है पांडे जी, ठीक है, कार्रवाई कर क्यों नहीं हटाया उनको क्यों टिकट दे रहे हैं? तीसरी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि अयोग्य लोगों को आप टिकट मत दीजिएगा, जो भ्रष्टाचार में केसेस जिनके ऊपर चल रहे हैं उनको टिकट मत दीजिए, ये कहलवाना चाह रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आपने चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है देश में, चुनाव आयोग जो है वो निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति कौन सा व्यक्ति जो है एलिजिबल है और कौन सा व्यक्ति जो एलिजिबल नहीं है। वहाँ पे भी कहाँ आप निष्पक्ष लेने दे रहे, वहाँ पे भी सवाल खड़े करते हैं ना सर, वहाँ पे भी तो सवाल खड़े करते हैं, वहाँ पे भी तो सवाल खड़े होते हैं। पांडे जी क्या वाकई, ठीक है पांडे जी, क्योंकि राहुल गांधी को तो ऐसा लगता है, दिख रहा है आपका, ठीक है पांडे जी, राहुल गांधी को तो ऐसा लगता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई टक्कर ले सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई पछाड़ सकता है तो वो कांग्रेस है। लेकिन क्या टीएमसी को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी को नहीं पछाड़ा जा सकता है? और जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, क्या लगता है कि एक बार फिर से पुनरुद्धार होगा? देखिए, ऐसा अगर राहुल गांधी सोचते हैं तो ये गलत है कि कांग्रेस पार्टी केवल बीजेपी को हरा सकती है। कि भारत की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दूसरा दल वो अन्य दल को हरा सकता है अगर उसके पास जन समर्थन मिले। अभी विधानसभा में जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत के आई बीजेपी को हरा के, तो जीत सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। कि तो हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है भारतवर्ष की, जिसके हर राज्यों में उसकी एक आदमी है, संगठन है, तो वो अपने प्रयास को अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सोच उनकी है, अगर वो प्रयासरत रहेंगे तो रिजल्ट मिल सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। किंतु हम ये नहीं बोलते हैं कि नहीं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि भाई ठीक है कि इस एक अलगाववाद पैदा करने वाले दल को जो मुद्दा बोल के आई थी उसके एक भी मुद्दे पर खड़े नहीं उतर के लोगों में भारत की अर्थनीतिक पोजीशन को खराब करने वाले को किस तरह से परास्त किया जाए। क्योंकि
जिस पार्टी का भारत को आगे ले जाने का सोच थी वो भारत को पीछे ले जा रही है। लोगों में अलगाववाद का दंगे का जगह जगह दंगे हुए जा रहे हैं। तो इस तरह पार्टी को किस तरह से प्राप्त किया जाए? बाकी कांग्रेस की अपनी चिंताधारा है, कांग्रेस अपनी चिंताधारा से आगे बढ़ रही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि गलत फहमी है कांग्रेस की। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि सिर्फ वही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है तो ये कांग्रेस की गलत फहमी है। ठीक है, मैं कांग्रेस का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले चौबे जी आपका रुख करती हूँ। चौबे जी, ये जो टास्क फोर्स बना दिया गया, पीएसी बना दिया गया, भारत जोड़ो आंदोलन को छेड़ने के लिए जो एक कमेटी बना दी गई, सर जो आज हालात है देश में या फिर आज जो माहौल है देश में उसको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है आपको कि कुछ फायदा कांग्रेस को होगा या जमीनी स्तर पर वो आगे इस कमेटियों के जरिए बढ़ पाएगी? कैसे देखते हैं सर इसे? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई दल अगर खड़ा होने की चेष्टा करता है और ठीक है, जो समितियां बनी हैं उसमें काफी अनुभवी लोग हैं। जहाँ तक पदयात्रा की बात है तो कांग्रेस के युवा तुर्क थे चंद्रशेखर, जो देश के प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने कदमों से नापा था और उस समय उनके पास कोई संगठन नहीं था। और चंद्रशेखर को जगह जगह जो जन समर्थन मिला था और भारत यात्रा केंद्र के आश्रम उन्होंने बनाए, जगह जगह आश्रम थे, कुछ जगहों पर उन्हें निराशा भी आने लगी। तो जब एक व्यक्ति के भारत यात्रा करने से इस देश का समर्थन मिल सकता है तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिल सकता? तो यह एक ठीक है, आज बहुत कमजोर स्थिति में है कांग्रेस, लेकिन वो खड़ा होने की चेष्टा कर रही है। किसी भी देश में प्रतिपक्ष को मजबूत होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है भारत की संसदीय राजनीति का कि इस समय कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं। और प्रतिपक्ष में जो है वो क्षेत्रीय दल है, वो अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी की पार्टी है, शरद पवार जैसे लोग हैं, या भाजपा की कभी सहयोगी रही शिवसेना है, दक्षिण में भी कुछ दल है। लेकिन यह अगर इस तरह से कांग्रेस को इतने वर्षों बाद अगर यह बोझ हुआ है कि नहीं पदयात्रा करनी चाहिए जमीनी, और ठीक है अगर उनके परिवार के भी लोग हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं। परिवार के लोग कहाँ नहीं है? ममता बनर्जी की ने अपने भतीजा को नेतृत्व की दूसरी कतार में खड़ा कर लिया है। भाजपा में भी तमाम लोग हैं, राजनाथ सिंह, तमाम लोग हैं, ऐसे अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं। तो अच्छा ये है कि अगर एक परिवार के कुछ लोग इस देश की सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन संकट यह है कि वहाँ नेतृत्व में जी भाई ये आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस को। सिर्फ टास्क फोर्स बनाने से, पॉलिटिकल कमेटी बना देने से, पीएसी बना देने से बात नहीं बनती। उनका तो बहुत पहले से बहुत सारी कमेटियां रही, उनके यहाँ तो कार्य परिषद रही। भाई ये आत्ममंथन करना चाहिए कि चंद्रशेखर क्यों चले गए, नरेंद्र देव क्यों चले गए, प्रणब मुखर्जी नहीं क्यों एक अलग पार्टी बनाई, दासमूर्ति क्यों चले गए, ममता बनर्जी क्यों चली गई कांग्रेस छोड़ करके, शरद पवार क्यों चले गए। तो पहले ये भी उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसी क्या स्थितियां रही हैं कि पिछली आधी शताब्दी में 1885 में बिल्कुल इतने टूट आखिर पार्टी में क्यों हुई, अभी तक ये टूट क्यों हुई, इतने दिग्गज नेता आखिर पार्टी को छोड़कर क्यों चले गए? नाकर जी, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि देखिए एक व्यक्ति एक पद पर हमने मंथन किया, अभी कमेटी की ही बात ले लेते हैं सर कि कमेटी में जो बनाई गई है इसमें पीएसी में भी केसी वेणुगोपाल को जगह दे दी गई है, और अगर हम इसमें देखें तो अगर आप टास्क फोर्स में देखें उसमें भी केसी वेणुगोपाल को जगह दे दी गई है। एक व्यक्ति एक पद, पहली बात, एक सेकंड रुकिए सर, ये जिम्मेदारियां दो क्यों? और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी चौबे जी कर रहे थे कि देखिए आत्ममंथन करने की कांग्रेस को जरूरत है, कमेटियों को बना देने से क्या आत्ममंथन हो जाएगा? आत्ममंथन इस बात पर करने की जरूरत है कि वो दिग्गज नेता जो आज अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, वो कांग्रेस से निकलकर आखिर क्यों गए? कांग्रेस में इतनी टूट क्यों हुई? रत्नाकर जी। नेहा जी, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले देना चाहता हूँ। जी। देखिए क्या है कि आज देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो उसकी जड़ें जो है हर जिले तक, गांव-गांव तक संगठन है और उसकी जड़ें फैली हुई। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो मजबूत विपक्ष एक खड़ा होगा और ये प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में एक कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी। और आने वाले समय में जब जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती जाएगी
तो आने वाले चुनाव में भी परिणाम देखने को मिलेगा और हम बहुत सारे राज्यों में जीत भी हासिल करेंगे। ये आज मंथन ये होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से कर रही है तो दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए। जहां तक मैं टीएमसी के नेता की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के नक्शे कदम पे बाकी पार्टियां चले, अभी कांग्रेस की वो स्थिति है क्या? मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए ना। कैसी बातें आप कर रहे हैं सर? आप एक सेंटेंस पकड़ के खाली बस बोलेंगे तो नहीं होगा ना सर। आप बात ही ऐसी कर देते कि मुझे रोकना पड़ जाता है, माफ कीजिएगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अब ऐसी बात आप कर देते कि मुझे रोकना मजबूरी हो जाती है सर मेरी। नेहा जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है और लोगों को लग भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर जमीनी काम करेगी, पदयात्रा करेगी, रोजगार दो यात्रा करेगी, अगर नफरती लोगों के खिलाफ लड़ेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। तो ये डर है इनका, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये इनका डर है कि कहीं हम इनके, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब राष्ट्रीय पार्टी मजबूत होती है तो क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होती हैं। तो इनको डर ये है कि जैसे जैसे हम लोग निखरते जाएंगे, उभरते जाएंगे, वैसे वैसे ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है सीमित होती जाएंगी। मेरे कहने का मतलब आप समझिए। अब आप दूसरे प्रश्न पे, पहले प्रश्न पे आता हूँ मैं। संगठन में क्या होता है कि संगठन में और समिति में जगह देना एक अलग चीज है, ये पद नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। जिम्मेदारी तो होती है सर। नेहा जी, मैं पूरी बात कह लूं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। कोई समिति बनाई जाती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है और उस समिति का एक टास्क होता है, वो विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो संगठन में पद देना मतलब किसी को सचिव का पद देना, किसी को महासचिव का पद देना, किसी को अध्यक्ष का पद देना, उनको ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं। सर, ये 2024 के लिए बनाई गई है, शॉर्ट टर्म के लिए कितनी बनाई गई है? नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, प्रभारी बनाया गया मुझे गोवा मीडिया का। ठीक है। तो ये पद जो होता है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो ये समितियां बनाई जाती है, ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ठीक है, महेश जी कुछ कह रहे हैं, महेश जी जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए, ये आती हूँ मैं, चौबे जी देती हूँ आपको मौका। महेश जी, रत्नाकर जी जो है अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि कोई एक चेयरमैन थे मीडिया कमेटी के और उन्होंने इस बेसिस पे इस्तीफा दे दिया कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति ऑलरेडी पद पे है। पूरी बात समझिए नहीं, यहाँ पे उनको परमानेंट मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया था। ये परमानेंट पद होता है, ये कोई शॉर्ट टर्म का पद नहीं होता है, कुछ और कह रहा हूँ। ये चुनाव से रिलेटेड मुझे अगर गोवा की जिम्मेदारी दी गई है मीडिया की, तो वो छोटे समय के लिए दी जाती है, जिम्मेदारी होती है। कर रहे हो आप, ठीक, आप जिस बात की वकालत कर रहे हो, आप जिस बात के लिए यहाँ बैठ के कांग्रेस का एक चाल चेहरा चरित्र को कहीं आप रख रहे हो, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आप परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे। या किसी भी परिवार की बात है, एक परिवार को प्रतिष्ठित करना, उसको पद देना, मान सम्मान देना, आप यहीं तक सीमित हो। एक बात, दूसरी बात, उसी मरुभूमि से भाजपा में वहीं से एक प्रधानमंत्री ने अभी आपके आत्मचिंतन के दौरान ही अपने भी कार्यकर्ताओं को, रुक जाइए, देखिए महेश जी नहीं बोले ना आपके बारे में, अब आप भी मत बोलिए प्लीज, सुनिए पहले। वहां से प्रधानमंत्री ने भी हम सब कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और वो लीडरशिप देखो कि वो क्या कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्या बोले, बीजेपी के कार्यकर्ता ये तय कर लें कि अगले 25 साल तक विकासवाद और राष्ट्रवाद, इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। और आपको क्या सोचना है? परिवारवाद। आपको क्या सोचना है कि एक ही परिवार के सारे लोग जो नेहरू गांधी परिवार के अलावा आप लोग कोई और चीज सोच नहीं ये तो कह रहे हैं ना कि आप तो सोचते हैं नफरतवाद। नहीं, हम कैसे नफरतवाद? उस नफरतवाद पे जब हम खुलासा करते हैं कि संविधान और कानून को मानो, आपको सुन के नेहा जी हैरानी होगी कि इनके देश के प्रधानमंत्री एक अनैतिक काम करता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, और पत्र लिखकर बिना कैबिनेट को बताए हुए, बिना किसी जानकारी दिए हुए, देश के संसद को, संविधान में कोई आमूलचूल परिवर्तन किए हुए, देश के जमा मस्जिद को 2004 में जो संरक्षित मोनुमेंट स्मारक होता है 1957 का जो कानून है, उससे बाहर कर दिया जाता है। क्या मतलब बनता है? आप मुझे बताओ। देश में आज आपको पता ये चल रहा है कि देश में कुतुब मीनार में एएसआई जब ये कहते हैं कि 1957 के हिसाब से आप जो है खुदाई किसी भी ऐसी जगह पे पूजा और उपासना नहीं कर सकते हो,
अब मुझे ये बताइए कि इस दिल्ली शहर में सर मुझे ये 93 बताइए आप ऐसे कि इन मुद्दों से देश आगे जा रहा है क्या? कैसे बात कर रहे हैं महेश जी? इन मुद्दों से देश आगे जा रहा है क्या सर? इन मुद्दों पे अभी हमें मंथन करना चाहिए क्या? नेहा जी, इन्हीं मुद्दों से आगे देश जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं सर? किसको रोजगार इन मुद्दों से मिल रहा है? मैं आती हूँ, एक सेकंड रुकिए। चौबे जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से, जल्दी से। मैं जी 10 मैं ये सेकंड कह रहा दीजिए। हूँ कि अगर देश में कानून नहीं होगा, संविधान नहीं होगा, एक वर्ग मानने के लिए उसको तैयार नहीं होगा और उस वर्ग को महिमा मंडित किया जाएगा इस देश में कानून और गैर कानूनी काम करने के लिए उसको उकसाया जाएगा, ये कांग्रेस करेगी और इस तरह से भारत को जोड़ेगी। ये कौन लोग हैं? 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड। तो गैर कानूनी काम करने वालों को ये प्रश्रय देंगे, ये कहेंगे कि ये अच्छे सर हैं। अभी तक भी तो देश चल रहा था ना महेश जी। नहीं, देश चलाने का मतलब क्या है? इस तरह से ठीक है, देश चलाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लौटने रत्नाकर जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से रखिए। ये जो प्रधानमंत्री जी विकास की बात कर रहे थे, समझ रही है आप कहाँ की विकास की बात कर रहे हैं? इनका विकास कहाँ पे दिखता है? जब कुतुब मीनार को साबित कर देंगे कि ये विष्णु स्तंभ था, वही विकास दिखता है। इनका विकास कहाँ मुद्दे दिखता पे रहिए है? सर। चलिए आगरा के 22 कमरे खोल देंगे तो इनका विकास दिखने लगेगा। ठीक है। ज्ञानवापी में जब मंदिर बना देंगे, देखिए बात कहीं की होती है, आप पहुंच जाते हैं मंदिर मस्जिद में सर। ये विडम्बना है सर। नहीं, वहाँ की बात नहीं हो रही, मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो रही, मैं कुतुब मीनार की बात नहीं कर रही हूँ। चौबे जी कुछ कहना? नहीं, छोड़, एक सेकेंड महेश जी, रुक जाइए। चौबे जी जल्दी से बात रखिए सर अपने आप। चौबे जी चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही हूँ। पांडे जी का रुख कर लेते। पांडे जी, अभी आपने सुना रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी कह रहे देखिए कांग्रेस पार्टी अपने पुनरुद्धार पर काम कर रखी है, करने की कोशिश कर रखी है, और यही दिक्कत है क्षेत्रीय पार्टियों को। जितनी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होगी। भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, आप लोग कमजोर होंगे अगर कांग्रेस पार्टी बेहतर काम करेगी। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी कर भी रही है, तीनों ग्रुपों को बनाना, उस पर काम करना। राहुल गांधी का ये कहना है कि जनता के साथ कनेक्ट हो, भारत जोड़ो आंदोलन की एक नई कहीं ना कहीं सिगुफा छोड़ने वाली जो बात की जा रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी को क्या लगता है, नुकसान होगा क्या? देखिए नेहा जी, मेरे कांग्रेस के महेश भाई को ऐसा लग रहा है, किंतु इन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के महेश जी नहीं है, बीजेपी के महेश जी है, रत्नाकर जी कांग्रेस से। बताइए। रत्नाकर जी गलती बोल दी है, रत्नाकर जी, कि क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय मुद्दे को अच्छे से जानती है और उसके बेसिस पर चलती है। और वहां पर ये, क्योंकि आपके वाम के 34 साल के शासन को कांग्रेस उखाड़ नहीं पाई थी, किंतु ममता बनर्जी ने क्षेत्रीय मुद्दा को उठा के उखाड़ फेंका था। तो ये सर सब आप एक प्रमाण कांग्रेस से मुकाबला कर लेंगे क्या सर? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, आप तो गोवा में भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाए। देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हम प्रयासरत हो रहे हैं। अभी हमने जैसे त्रिपुरा में भी गए हैं और कुछ दिन में हम 23% हमारी वोटर हुए हैं वहां पर है, तो आस्ते आस्ते हमारे वोटर बढ़ेंगे हर जगह पर। एक दिन में तो नेहा जी, इनके अब भारतीय जनता पार्टी 3 सांसदों की पार्टी थी, आज 300 हो गई। तो हम प्रयासरत हैं, तो उससे कांग्रेस अपनी जगह पर काम कर रही है, किंतु इनके काम करने से हमें कोई दिक्कत होगी ऐसा नहीं। आंचलिक दल अपनी जगह पर हैं, वो भी अपने पकड़ बना रहे हैं। नहीं हम देश के साथ देश के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों के समक्ष में जो आज मुद्दाएं हैं, बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है, अलगाववाद की समस्या बढ़ती जा रही है, अर्थनैतिक पोजीशन खराब होती रही, उस समस्या को लेकर बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस इस चीज को लड़ किससे रहे हैं सर, ये तो बता दीजिए। कांग्रेस से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? ये लड़ाई किससे है? अब कांग्रेस से क्यों लड़ने जाएंगे? और हम अपना बढ़ाना चाह रहे हैं। हम कांग्रेस से क्यों लड़ने जाए? भारतीय जनता पार्टी बिना कांग्रेस के गठबंधन करने की आप बात करते हैं। जो ऐसी ताकतें हैं जो देश के लिए हानिकारक है, उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं। कौन है देश के लिए हानिकारक? जहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है देश में, अलगाववाद हो रहा है, वो देश के लिए हानिकारक। कैसे लड़ेंगे? आप भी बनाएंगे कोई कमेटी? बार कहीं रामनवमी के नाम पर दंगे, कभी हनुमान जयंती के नाम पर दंगे, ये क्या अच्छी बात है क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए। चौबे जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। चौबे जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। ये तो मुझे ये कहना था कि जो रत्नाकर जी कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों का, ये असल में स्वतंत्रोत्तर काल में जो पहली बार लोहिया जी ने जो संगीत सरकार का गठन किया था 1967 में, तो क्षेत्रीय पार्टियां तो भारत स्वतंत्रोत्तर भारत के स्थापना काल से ही है और बहुत मजबूत स्थिति में रही। आज भी
लोहिया का उत्तराधिकार ठीक है, वो गलत सही हो सकते हैं। आज अखिलेश के समाजवादी पार्टी के हाथ में है, राजद के हाथ में है। तो क्षेत्रीय पार्टियों का जब तक महत्व का राष्ट्रीय पार्टियां नहीं स्वीकार करेंगी तो दुर्गति झेलेंगी। भाई भारतीय जनता पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी का सहयोग करना पड़ा या सहयोग लेना पड़ा बिहार में सरकार के गठन के लिए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना का लेना पड़ा था। तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियां एक सच्चाई है, एक यथार्थ है। तो द्रमुक दक्षिण में हम देख सकते हैं, द्रमुक का तेलंगाना में देख सकते हैं, अन्ना द्रमुक का देख सकते हैं, अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो यह मुझे कहना था। दूसरी चीज ये है कि एक मुझे ये लगता है कि राष्ट्रीय प्रश्नों पर राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों को एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को विकसित करना चाहिए जहां संवाद की गुंजाइश हो और जहां देश को संसदीय लोकतंत्र के रास्ते आगे ले जाने की बात हो। मुझे लगता है कि ये मंदिर और मस्जिद और का विवाद खड़ा करके या धार्मिक ध्रुवीकरण करके एक दल का तो लाभ हो सकता है, लेकिन नेहा जी इससे देश का भला नहीं होगा। ये मुझे कहना था। बिल्कुल ठीक, इससे देश का भला नहीं होगा, जिस बात का जिक्र हम करते आ रहे हैं। और बात अब इस पे भी होगी कि ये जो कमेटियां बनाई गई है, इसमें G23 के 2 नेताओं को जगह दी गई है, उनका भी जिक्र करेंगे। और क्या ये भी एक वजह है कि अब उस ग्रुप को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, जिसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं। चौबे जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चौबे जी, ये जो पीएससी की जो एक कमेटी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, सर इसके अंदर अगर हम देखें तो गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को जगह दी गई है, जबकि टास्क फोर्स जो बनाया गया उसमें शशि थरूर को जगह दी गई है। सर ये वो नेता है जो कि G23 खत लिखा था सोनिया गांधी को, असंतुष्टि जाहिर की थी, नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी और एक सुर में कहा था कि देखिए जो कांग्रेस पार्टी है, क्या वजह है कि वो गर्त में आज पहुंचती जा रही है। लेकिन उन नेताओं को इन कमेटियों में जगह देना, ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है? कमेटी में शामिल किया जाता तो इससे कमेटी की प्रामाणिकता भी नहीं रहती। तो अच्छा ये है कि भाई गुलाम नबी आजाद एक बहुत ही मजे हुए सधे हुए नेता रहे हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक अवदान रहा है। और उच्च सदन से लेकर निम्न सदन में और केंद्रीय मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनका जो वक्तव्य रहा है, जिस तरह से या विशेष उल्लेख के जरिए शून्यकाल में संसद में उनकी जो भूमिका रही है, तो और देश हित में, तो उनकी उपेक्षा करके कांग्रेस कैसे इन कमेटियों का गठन कर पाती, और अगर करती तो फिर इसकी क्या प्रामाणिकता रहती, कितनी भाई। अच्छा ये है कि जो लोग चल रहे हैं वो चाहे ठीक है, मुझे तो लगता है कि कपिल सिब्बल से लेकर के गुलाम नबी आजाद, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सचिन पायलट आ गए, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और अगर एक समावेशी विभिन्न क्षेत्रों में और जो विभिन्न कांग्रेस के अंदर कई विचारधाराओं का संगम, वो एक समुच्चय है, एक संगठन, और स्थापना काल से ये देखा जा रहा है, वो चाहे 19वीं शताब्दी हो, 20वीं शताब्दी हो या 21वीं शताब्दी। तो कांग्रेस को एक समावेशी चरित्र, गांधी ने 1909 में अपनी किताब में जो कहा था हिंद स्वराज में कांग्रेस के बारे में, संगठन के बारे में, उसे कभी भी ठिकराना नहीं चाहिए कांग्रेस नेतृत्व में। और ये भी है कि नेतृत्व में एक समावेशी चरित्र भी दिखना चाहिए, नहीं तो विश्वसनीयता नहीं है। ठीक, गुलाम नबी आजाद की उपेक्षा करके ये संगठन क्या कर पाएगा, या भाई उसी कद के दूसरे राजनेताओं की उपेक्षा करके। लेकिन सर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, अनुभव की बात करें, गुलाम नबी आजाद का आपने जिक्र किया, साथ ही साथ आनंद शर्मा भी काफी अनुभवी हैं, लेकिन उसके साथ अगर जगह नहीं दी गई तो कपिल सिब्बल को नहीं दी गई, मनीष तिवारी जैसे नेताओं को जगह नहीं दी गई, जो अपने आप में बड़े नेता हैं और काफी ज्यादा अनुभव रखते हैं, क्या लगता है इनकी उपेक्षा क्यों की गई सर? तो उनकी उपेक्षा की गई कि इसका खामियाजा ये कमेटियां भी भुगतेंगी और संगठन भी। तो कपिल सिब्बल भाई जो बड़े कद के नेता हैं, आप किस तरह से प्रतिपक्ष में अपने आप को स्थापित करेंगे? ठीक है, चिदम्बरम संकट में थे, चिदम्बरम एक बड़े
मैंने वित्त मंत्री के रूप में उनकी बड़ी भूमिका रही है, दक्षिण में संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है, संगठन को मजबूत करने में। लेकिन जिन नेताओं की उपेक्षा हुई है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका असर समितियों के कामकाज पर भी पड़ेगा और संगठन पर भी पड़ेगा। तो जब तक सबको साथ लेकर के, एक देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और बहुत अपील, इसीलिए वो संचार कर पाते हैं, अपनी बात देश के एक एक व्यक्ति तक को पहुंचा पाते हैं। तो उसी तरह की संचार रणनीति इन्हें भी अपनी कमेटियों में, अपने कामकाज में, अपने पूरे आचरण में सीख लेने की जरूरत है। रत्नाकर जी, भारतीय जनता पार्टी से सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ ही सीख लेने की जरूरत है कांग्रेस को, और जिस तरह से उपेक्षा हुई कपिल सिब्बल की और मनीष तिवारी जैसे बड़े नेताओं की, कई बड़े और नेताओं की, उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये कह रहे हैं अभी चौबे जी। नेहा जी, मैं इनकी पहली चीज से समर्थन इस बात का करता हूं कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज कही है कि कांग्रेस पार्टी जो है पहले से ही 1885 से ही ये विभिन्न संस्कृतियों का समागम रहा है, विभिन्न समुदाय के लोगों का समागम रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा चरित्र है कि सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग और सभी के हित की बात करती है कांग्रेस पार्टी। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। रही बात दूसरी की, ये जो कहा जा रहा है कि उपेक्षा हो रही है कुछ नेताओं की, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं कि देखिए ये कोई सरकार का गठन नहीं हो रहा है कि सारे लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, सारे कोई उसमें नाराज हो जाएगा कि हमें मंत्री नहीं बनाया, हमें क्यों नहीं संसद में जगह, मंत्री पद में। नहीं, क्या नहीं लगता कि अनुभव वाले नेताओं को जगह, जब आप ये आधार रखते हैं कि देखिए सब अनुभव वाले नेता हैं, तो कपिल सिब्बल को भी जगह मिलनी चाहिए थी, मनीष तिवारी को भी जगह मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग जो है एक्सपर्टीज होती है हर व्यक्ति की। कोई संगठन में मजबूत होता है, कोई वक्ता अच्छा होता है, कोई जमीन पे ज्यादा काम करने वाला होता है। तो उनकी जो है अनुभवों को देखकर जो एक समिति बनाई गई है, 3 समिति बनाई गई है, उसमें जगह दिया गया है। इसका ये मतलब ऐसा तो नहीं है रत्नाकर जी कि वक्त वक्त में मीडिया में बयान देना कपिल सिब्बल को भारी पड़ गया। नेहा जी सुनिए, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हम जिसको समिति में जगह नहीं दिए हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो लोगों को भी जिम्मेदारी राज्यों में या फिर वो जो पदयात्रा जो निकलेगी 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसको सफल बनाने के लिए उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो ये समिति तो थोड़े समय के लिए है, इसमें कुछ लोगों को को लोग रखा गया है, कुछ लोगों को दूसरे कार्यों के लिए रखा गया है। तो इस पे किसी की उपेक्षा नहीं की जा रही है, ये आरोप लगाना बुरी। पदयात्रा की भी तैयारी चल रही है महेश वर्मा जी, और क्या लगता है कि इस पदयात्रा से देश में कुछ बदलाव होगा या फिर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बना पाएगी? चौबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ, महेश जी 1 सेकंड रुक जाइए, इसी विषय पे कुछ कह रहे हैं चौबे जी, जल्दी से रखिए अपनी बात। मैं सिर्फ एक वाक्य में टिप्पणी करना चाहता हूँ कि अगर यह पदयात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी, इससे संगठन को कोई लाभ नहीं होगा। अरे सामूहिक नेतृत्व की संस्कृति जब तक नहीं आएगी, संगठन नहीं उभरेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। आप भविष्यवक्ता है, राहुल गांधी, आप भविष्यवक्ता है, आप भविष्य देखिए अगर संगठन को बड़ा करना है तो व्यक्तियों के ऊपर उठना होगा। ज्योतिष के हिसाब से गणना किया है क्या? नहीं, ये बातें तो लगातार उठती है ना रत्नाकर जी। सामूहिक नेतृत्व नहीं अपनाए। नेहा जी मुझे 10 सेकंड का तब तक इसका कोई भला नहीं होगा, ये और पतन होगा। अरे चौबे जी जरा समझ गया मैं आपका प्रश्न, आप समझ गया। देखिए ये जो पदयात्रा है ये कहीं न कहीं हम उन चीजों के लिए खिलाफ लड़ाई नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी या नहीं होगी? कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो मैंने पहले ही कहा ना, कोई ये भविष्यवक्ता तो है नहीं कि राहुल गांधी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम मिलेगा नहीं, ऐसा कोई भविष्यवाणी को ये करेंगे नहीं। हम ये जनता से जुड़ने जा रहे हैं, जनता को जगाने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह विचारधारा की लड़ाई है ना, संघीय विचारधारा की विचारधारा। तो सर आपकी पता ही है, आज की पार्टी थोड़ी ना, जनता जानती है आपकी विचारधारा, आपको इतने साल सत्ता पर रखा। विघटनकारी विचारधारा के खिलाफ है, पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ है। तो विचारधारा में ऐसा क्या बदलाव हो गया जो आपको लगता है कि जनता तक पहुंचाने की जरूरत है? कोई बदलाव हुआ है क्या सर विचारधारा में?
वही विचारधारा है ना, जिस ट्रैक पे कांग्रेस पार्टी अभी तक चलती हुई आई है, वही विचारधारा है। कुछ बदलाव हुआ है सर, जो जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, एकता, प्रेम, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की विचारधारा है। भारत जोड़ो अभियान है ये, और हम उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। भाईचारे के संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। देश में नफरती राजनीति को हम खत्म करेंगे। ठीक है महेश जी, अभी चौबे जी ने कहा कि देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर पदयात्रा होती है कोई फायदा नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है क्या कुछ फायदा होगा कांग्रेस को, या आपको नुकसान हो सकता है? महेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। हेलो जी रखिए अपनी बात। मैं कह रहा हूँ कि वो चौबे जी कुछ हद तक सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा नेतृत्व और व्यक्तित्व है इस देश में जिसको जनता समझ चुकी है। उनको ना कांग्रेस की समझ है ना इस देश की समझ है। देश के बारे में क्या बोलना चाहिए बाहर जाके, देश के अंदर क्या बोलना चाहिए, देश का एक फेडरल संघीय व्यवस्था है उसको लेकर किस तरह से वो चोट पहुंचाते हैं। कई बार वो डैमेज करते हैं, कई बार वो ऐसी लाख लोग मरे, WHO ने जो कहा है उसका आप कभी नहीं हुई क्या? कोविड में इतने बड़े नेता, जितनी फॉरेन एजेंसियां सवाल ये है कि ऐसे क्या क्या कार्टून बना के लेख क्या लिखे, उससे आपकी बेइज्जती नहीं होती है? ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व वर्मा जी, आंदोलन से WHO के रिपोर्ट आपकी बेइज्जती नहीं होती है? अगर वार्ता लोग मर गए हमारे देश में, ये तो मतलब असंभव सी बात है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राहुल गांधी का एक जो अपना सोच और समझ है, जो रीजन और विजन है, वो कहीं से भी क्लियर और क्रिस्टल नहीं है। होना चाहिए, स्पष्टता दिखनी चाहिए आपके बोल में, आपकी समझ में, आपकी नीति में, आपकी नीयत में। अगर वो जोधपुर में कुछ और बोल रहे हैं तो वो केरल में कुछ और बोल देंगे, फिर पता चलेगा लखनऊ में कुछ और बोल देंगे। तो ये जो क्रिस्टल क्लियर एक होना चाहिए, जो आदमी का विजन होना चाहिए, वो देश के प्रति भी नहीं है, कांग्रेस के प्रति भी नहीं है। तो न ठीक है। एक छोटा सा सवाल रत्नाकर जी, लगातार इस बात की इसका जिक्र किया जाता है, वंशवाद, परिवारवाद पर निशाना साधा जाता है और कांग्रेस सबसे पहले होती है इसमें। हालांकि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन कांग्रेस सबसे पहले होती है। सर क्यों, आखिर क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को इस कम से कम ये जो धब्बा लग रहा है और बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, देखिए परिवारवाद, वंशवाद की पार्टी है, गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठ सकती है, गांधी परिवार के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है, गांधी परिवार अपना जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कम होने नहीं देना चाहता है। उसी बात का जिक्र अभी चौबे जी कर रहे थे, महेश जी कर रहे थे। क्या नहीं लगता कि और नेताओं को भी मौका देना चाहिए? लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है, इसमें एक में प्रियंका गांधी को रख दिया गया, एक में राहुल गांधी को रख दिया गया। ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं परिवारवाद और वंशवाद के आसपास ही घूम रही है। नेहा जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के तहत गांधी परिवार पे हमलावर रहती है और कहीं न कहीं जहां भी मौका मिलता है, जैसा कि अभी वर्मा जी तुरंत व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप लगाकर गांधी परिवार से इनको चिढ़ है, गांधी परिवार से इनको तकलीफ है। अरे गांधी परिवार से जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल जो है जेल में बिताए हैं, उनके आप कंट्रीब्यूशन को देश के लिए भूल गए। आप जानते हैं ये बात को कि अगर गांधी परिवार को कमजोर करेंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी, इसलिए आप बराबर गांधी परिवार से हमलावर रहते हैं। ठीक है। और रही बात इस चीज की कि जहां पे ये राहुल गांधी की तुरंत बात करने लगते हैं कि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं है। अरे आप सिर्फ ये चीज नहीं आप सर, बीजेपी नहीं सिर्फ कहती है, प्रशांत किशोर भी कह रहे देखिए जो चिंतन शिविर हुआ पार्टी का, उसमें भी गांधी परिवार के वजूद को बचाया गया है और हिमाचल और गुजरात में फिर से चुनाव हारेंगे। ये सिर्फ बीजेपी नहीं कह रहे, चौबे जी नहीं कह रहे, ये तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं जो आपके रणनीतिकार बन रहे थे। सर तो प्रशांत किशोर जी ने ये भी कहा था कि जो राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी जो जीत नहीं पाई है, भारतीय जनता पार्टी जो जीत हासिल की है, उससे कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी को कहीं से भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सुनिए पूरी बात जो कहा था उसको बता देता हूँ, क्योंकि लोकसभा में समीकरण अलग हो जाते हैं, लोकसभा में समीकरण अलग, तो 2024 में हम आपको पट्टे नहीं दे देंगे।
हम जिस तरह से पूरे देश में 2 साल के दौरान माहौल बनाएंगे, उसमें तो आप 2024 में तो आप गायब हो जाएंगे, आप सभी लोग मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। चलिए कौन गायब होता है कौन नहीं गायब होता, इसकी तैयारियां आप भी करिए और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, टीएमसी भी करे, तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं और करनी भी चाहिए और अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करनी भी चाहिए। लेकिन ये वाकई देखने वाली बात होगी रत्नाकर जी, ये जो कमेटियां बनाई है आप लोगों ने या कांग्रेस पार्टी ने, ये कितनी कारगर साबित होती है, कितना बेहतर काम कर पाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।